और k किसके इक्वल आता है, कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 ओवर r स्क्वायर। अच्छा बेटे इसमें ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये क्या चीज है, इसे बोलते हैं वैक्यूम परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट कैन बी सेड एज अ वैक्यूम परमिटिविटी। अगर देखिएगा ये q1 है ये q2 है, इसका एक अपना फील्ड है इसका एक अपना फील्ड है, दरमियान में ये जो मीडियम है वो मीडियम क्या करेगा, इनके फील्ड का कुछ असर वो जायल कर देगा ना। 100% अपने असर से इसे ये नहीं खींच सकता, कुछ असर इसके दरमियान जो मीडियम है ना स्पेस वो एब्जॉर्ब कर लेगी। वो जो असर जितना ये एब्जॉर्ब कर लेगी ना दैट इज द वैक्यूम परमिटिविटी। उसको कांस्टेंट उसे हमें क्या करना पड़ेगा, इधर आकर डिवाइड करना पड़ेगा। समझ में आ रही है? एप्सिलॉन नॉट क्या है, वैक्यूम परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट क्या है पुत्र, दिस इज अ वैक्यूम परमिटिविटी। अब ये क्या बला होती है वैक्यूम परमिटिविटी, बड़े Q1 एक चार्ज है चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, Q2 एक चार्ज है चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, ठीक है। अब इनका एक फील्ड होता है, अब इसने जब इसके ऊपर असर डालना है चाहे अट्रैक्शन का चाहे रिपल्शन का, तो दरमियान में मीडियम है, दरमियान में क्या मीडियम, वो मीडियम क्या करेगा, इसके कुछ असर को एब्जॉर्ब कर लेगा। यानी अगर ये 100% असर लगाना चाह रहा है तो इस तक असर 100% नहीं पहुंचेगा, ना इसका इस पर ना इसका इस पर, कुछ 30% 40% क्या हो जाएगा, जाया हो जाएगा। यानी इसने 100% लगाया लेकिन इधर पहुंचेगा कितना, 60% या 50%, बाकी 40 या 50% भी मीडियम में क्या हो जाएगा, जायल हो जाएगा। अब वो जितना जाया हुआ है दैट इज द वैक्यूम परमिटिविटी, उसे हम क्या कह देते हैं, वैक्यूम परमिटिविटी। अब आते हैं हम डेरिवेशन ऑफ रेडियस ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। अब लुक एट हियर, वहां पर पॉइंट चार्जेस से Q1 और Q2, यहां पर देखिएगा। अब आपको पता है प्रोटॉन की तादाद को हम Z से जाहिर करते हैं, प्रोटॉन की तादाद को हम किससे जाहिर करते हैं, Z। और लेट करें किसी एक प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना है, E पॉजिटिव, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, E नेगेटिव। फर्ज करते हैं एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, E नेगेटिव, और एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना है, E पॉजिटिव। अब कोई भी एटम नहीं, उसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होते हैं, Z प्रोटॉन, Z एटॉमिक नंबर को कहते हैं ना। एक प्रोटॉन का चार्ज E पॉजिटिव है तो दो प्रोटॉनों का चार्ज 2E पॉजिटिव, तीन प्रोटॉनों का चार्ज 3E पॉजिटिव, और Z प्रोटॉनों का चार्ज क्या होगा, ZE पॉजिटिव, और क्या होगा, ZE पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज E। ये इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है E नेगेटिव और एक प्रोटॉन का चार्ज क्या है, E पॉजिटिव। लेकिन न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होते हैं, Z, उसके एटॉमिक नंबर के बराबर, तो ZE पॉजिटिव पूरे न्यूक्लियस का चार्ज हो गया, ये पूरे इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया। अच्छा, ये बिल्कुल पॉइंट चार्जेस की तरह बिहेव करेंगे, यानी न्यूक्लियस का चार्ज होगा ZE पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा E नेगेटिव, और बेटे जिस तरह Q1 Q2 है इस तरह ZE पॉजिटिव और E नेगेटिव है, इसके दरमियान भी सेम अप्लाई होगा हमारे पास। यानी इनके दरमियान भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, कूलम फोर्स जो है, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, एंड दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यही कंक्लूजन निकली। यहां पर Q1 है, यहां पर क्या है, ZE पॉजिटिव, यहां पर Q2 था, यहां पर क्या है, E नेगेटिव, और डिवाइडेड बाय इसके दरमियान भी डिस्टेंस कितना है जी, रेडियस R, यानी ओवरऑल आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। हूबहू ऐसे। एक बात बताते चले जाएं आपको कि ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है इस पर चार्ज की मिकदार सेम होती है, और वो भला कितनी होती है, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज की मिकदार क्या सेम है। तो चूंकि E पॉजिटिव और E नेगेटिव, ये सिर्फ साइन का फर्क है, जब मैं इसकी मैग्नीट्यूड लिखूंगा तो मुझे क्या लिखनी पड़नी है, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लिहाजा मैं इसको अभी से भला कूलम फोर्स को क्या कर देता हूं, इसे E ही कंसीडर कर देते हैं, चार्ज खत्म कर देते हैं, क्योंकि जब मैं वैल्यू लिखूंगा इसकी भी 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम लिखूंगा और इसकी भी 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम लिखो। इस तरह आ गया ZE स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। दिस इज अ कूलम फोर्स जिसके मदद से न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। Z स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर।
अच्छा, इलेक्ट्रॉन चूंकि न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, तो आपको पता है कि कोई भी बॉडी जब सर्कुलर मोशन कर रही होती है तो दैट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टू फोर्सेस। एक होती सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि उस बॉडी को अपने सेंटर की तरफ खींचती है, एक है सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस जो उसको सेंटर से परे करती है। जब ये दोनों फोर्सेस बराबर हो जाती हैं तो ऑब्जेक्ट क्या करता है, बॉडी क्या करती है, सर्कुलर मोशन करती है। अब आपको पता है कि यहां पर जो सेंटर की तरफ खींचने वाली फोर्स है वो कौन सी है, कूलम फोर्स, और जो सेंटर से परे खींचेगी वो होगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये दोनों बराबर हैं, इसलिए तो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। तो हम बात कर सकते हैं यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल किसकी होगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एंड सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी प्रोवाइडेड बाय अ कूलम फोर्स जो कि क्या है, g²/4πε0r²। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो किसके इक्वल होती है, mv²/r। इस तरह g²/4πε0r² इक्वल टू किसके आ गया, mv²/r। अब जरा देखिएगा बेटे, g² ये दोनों बराबर हैं, g²/4πε0, इस r² को r मल्टीप्लाई r कर दे, ये r डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई, इधर क्या रह जाएगा, mv²। जी बेटे ये r से कट गया, बाकी g²/4πε0 इंटू r इक्वल टू किसके आ गया, mv²। और बेटे इसमें से अगर r निकालना है, r मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इधर आगे क्या होगा, मल्टीप्लाई, ठीक है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और mv² इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इस तरह r बराबर किसके आ जाएगा, g²/4πε0 mv²। इस तरह बेटे r बराबर किसके आ गया, g²/4πε0 mv²। mv² इधर आके डिवाइड हो गया, r इधर आके। अच्छा यहां पर अब आपको पता है z एटॉमिक नंबर है, ये भी फिक्स्ड है, e क्या है, चार्ज है, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, ε0 ये भी कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू क्या होती है, जिसे हमने बोला है वैक्यूम परमिटिविटी। और एटम के केस में इसकी वैल्यू क्या होती है, 8.84 इंटू 10⁻⁻12 और कूलम स्क्वायर पर जूल पर मीटर होती है। अब देखिएगा ये हमारे पास, और अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक मॉडल, यहां पर चेक करने पहले जी भी हमें पता है, ई क्या चार्ज, उसकी वैल्यू भी पता है 4πε0 m मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी पता है, ये सारे कांस्टेंट है सिवाय वेलोसिटी के। अब इलेक्ट्रॉन हमें नजर नहीं आता तो वेलोसिटी कैसे मालूम करें, तो वेलोसिटी फैक्टर को खत्म करने के लिए हम बोहर एटॉमिक मॉडल का आखिरी पास्टुलेट फॉलो करते हैं। अब बोहर के एटॉमिक मॉडल के मुताबिक एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू किसके होता है, nh/2π, और वेलोसिटी बराबर किसके आ जाएगी, nh/2π, और mr इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। बट हमें तो v² की वैल्यू चाहिए। आप क्या करें, दोनों साइड पे आप स्क्वायर ले लें, v जो है इसका स्क्वायर लिया तो v², इसका स्क्वायर लिया n², h², 2 का स्क्वायर लिया 4, पाई का स्क्वायर लिया π², m का लिया m², r का लिया r। इस तरह v² की वैल्यू आ गई। अब ये जो v² की वैल्यू आई है इसे आपने इक्वेशन 1 में क्या करना है, पुट करना है। अब इक्वेशन 1 आपके पास पता है क्या है, इक्वेशन 1 क्या आपके पास, r इक्वल टू g²/4πε0 mv²। अब r हमारे पास क्या है जी, r बेटे हमारे पास है g²/4πε0 mv²। अब लुक एट हियर, ये r है, g² 4πε0 m, लेकिन इस v² की जगह पर क्या लगा देंगे हम, n², h², 4π² m² और r²। इस तरह आपने इक्वेशन 1 में आपने v² की वैल्यू लगाई, r इक्वल टू g²/4πε0 m इंटू n² a² 4π² m² r²। अब अगला पॉइंट देखिएगा, इसी तरह देखिएगा, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूं, g²/4πε0 m n² h² n² a² ओवर 4π, π² को आप पाई जरब पाई कर लें, m² को आप m जरब m कर लें, r² को आप r जरब r कर लें। अब बेटे जब आप ऐसा करेंगे तो ये वाला पाई और ये वाला पाई ये कट गए, फिर उसके बाद देखिएगा एक m और एक m ये भी कट गए, ये 4 और ये 4 ये भी क्या हो गया, कट गया। अब बाकी क्या रह जाएगा, r इक्वल टू g² ε0 इंटू n² h² ओवर पाई m r जरब r, पाई m r जरब r, पाई m r जरब r। इस तरह ये r बराबर आ गया पाई m इंटू r,
ये ऊपर जाके उलट जाएगा, ऊपर जी स्क्वायर था, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा पाई एम आर इंटू आर, पाई एम आर इंटू आर, नीचे क्या रह जाएगा एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर और एच स्क्वायर। अब जरा देखिएगा 2 आर इधर है लेफ्ट साइड पर, 1 आर राइट साइड पे है, ठीक है। अब ऐसा करें कि 1 आर को इधर रहने दे, ये सर्कल, ये आर को, बाकी सारी टर्म्स दूसरी साइड पे लेते हैं। देखें एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके आर के साथ मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई हो गया एच, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद जी स्क्वायर पाई एम इंटू आर, इस आर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा जी स्क्वायर पाई एम इंटू आर आर, तो इधर लेफ्ट साइड में सिर्फ 1 आर रह जाएगा। अब ये वाला आर और ये वाला आर क्या हो गया कैंसल, और आगे देखिएगा आगे क्या होता है, आगे आर इक्वल टू किसके आ गया एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर और एच स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर पाई एम जी ई स्क्वायर। इस तरह बेटे आर बराबर हमारे पास आ गया एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर पाई एम जी ई स्क्वायर, ये हमारे पास आ चुका हुआ है। क्लियर होगी बात ये जी बच्चों। अब हम इसकी थोड़ी फर्दर कैलकुलेशन करते हैं उस साइड पे। आर बराबर आ गया हमारे पास एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर ए स्क्वायर पाई एम जी ई स्क्वायर। बकिया पार्ट इधर देख लेते हैं। जी बच्चों हमारे पास जो आर बराबर आ गया एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर, आर बराबर आ गया एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर ए स्क्वायर ओवर पाई एम जी ई स्क्वायर। आर इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर ए स्क्वायर ओवर पाई एम जी ई स्क्वायर। और बेटे आप लोगों को पता है जी क्या हमारे पास एटॉमिक नंबर फॉर हाइड्रोजन, जी एटॉमिक नंबर किसके इक्वल आएगा 1 के, तो जी तो उड़ गया, जी क्या हो गया उड़ गया, और आर इक्वल टू किसके आ गया हमारे पास एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर पाई एम ई स्क्वायर। और एन आपको पता है ये क्वांटम नंबर है जिसको आप शेल नंबर भी कहते हैं, लिहाजा आर बराबर आ गया एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर ओवर पाई एम ई स्क्वायर, और इधर क्या आ गया एन स्क्वायर आ गया। ठीक होगी बात ये। और आप लोगों को पता है कि एप्सिलॉन नॉट एच ये सारे कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट क्या हमारे पास 8.84 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर जूल और पर मीटर आ जाएगा। एच प्लांक्स क्वांटम है 6.626 जिसकी वैल्यू 10⁻34 जूल सेकेंड। पाई क्या है 22/7 है, या 3.14 आप कर लेते हैं। एम क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg है। ई क्या है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम है। अब पुटिंग ऑल वैल्यूज वी गेट, हमें क्या मिलता है सारी वैल्यूज हासिल करने के बाद, पुट करने के बाद, यानी आर बराबर किसके आ गया हमारे पास बेटे एप्सिलॉन नॉट एच पाई एम, इन सब की वैल्यू लिखेंगे तो बेटे आर की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.529 इंटू 10⁻⁻10 मीटर इंटू एन स्क्वायर। ठीक होगी बात। आप लोगों को पता है कि 10⁻⁻10 मीटर किसके इक्वल होता है 1 एंगस्ट्रॉम के, किसके इक्वल होता है 1 एंगस्ट्रॉम के। सो आर बराबर आ गया 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू एन स्क्वायर। ठीक होगी बात। अब यहां पर आप क्या करें, एन की जगह पर आप शेल नंबर पुट करते जाएं और यहां पर वैल्यू क्या होती जाएगी दर्ज होती जाएगी। आप पहले शेल का दूसरे शेल का रेडियस आसानी से निकालते जाएंगे। मैं यहां से पार्ट रिमूव करता हूं फिर आपको सारा क्लियर करता हूं। जी बच्चों ये आर था हमारे पास, आर इक्वल टू किसके था 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू एन स्क्वायर। अच्छा जी फॉर फर्स्ट शेल, फॉर पहले शेल का अगर रेडियस निकाला तो एन इक्वल टू किसके आएगा 1 के।
इस तरह बेटे R1 बराबर आ जाएगा 0.529 आंगस्ट्रॉम और बेटे n स्क्वायर की बजाय क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटे R1 बराबर आ जाएगा 0.529 आंगस्ट्रॉम। ये पहले शेल का रेडियस आ गया। और बेटे अगर आपने दूसरे शेल का रेडियस निकालना है तो R2 इक्वल टू 0.529 आंगस्ट्रॉम। n स्क्वायर की जगह पर क्या लगा दें, n की जगह पर 2 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 को 0.529 से आपने मल्टीप्लाई किया तो R2 बराबर आ जाएगा 2.11 आंगस्ट्रॉम। ये बेटे दूसरे शेल का रेडियस आ गया। तीसरे शेल का रेडियस आपने निकालना है तो 0.529 आंगस्ट्रॉम। उसके लिए क्या करें, n की जगह पर 3 लिखें, 3 तिया 9 और R3 बेटे कितना आ जाएगा आपके पास 4, आपके पास आ जाएगा 4.75 आंगस्ट्रॉम। ठीक होगी बात ये। इसी तरह चौथे शेल का अगर आपने निकालना है लिखें R4 0.529 आंगस्ट्रॉम और n की जगह पर क्या लगा दें 4, 16 टाइम हो जाएगा पहले शेल का और ये कितना आ जाएगा 8.4 आंगस्ट्रॉम। इसी तरह पांचवें शेल का रेडियस निकालना है 0.529 आंगस्ट्रॉम और n की जगह पर 5 लगाएं और R5 बराबर आ जाएगा 13.2 आंगस्ट्रॉम। ये बच्चों ये बात क्लियर होगी। ये हो गया हमारे पास पहले शेल का रेडियस, ये आ गया हमारे पास दूसरे शेल का रेडियस जब n इक्वल टू 2 लेते हैं, ये आ गया जब n लेते हैं 3 के, और ये आ गया बेटे जब n लेते हैं 4 के, और ये आ गया जब n लेते हैं हम 5 के इक्वल। ये रेडियस आ गए हमारे पास। जी बच्चों अब हम इसका डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। R2 माइनस R1 और आपने निकालना है बेटे खुद से R3 माइनस R2 निकालना है आपने, R4 माइनस R3 निकालना है बेटे आपने, R5 माइनस R4 आपने निकालना है। बट जब आप डिफरेंस निकालेंगे आप देखेंगे कि R2 माइनस R1 जो हम लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ मूव करते हैं ये डिफरेंस क्या होता जाता है, बड़ा होता जाता है। ये डिफरेंस क्या होता जाता है, बड़ा होता जाता है। इससे बड़ा होगा R4 माइनस R3, इससे बड़ा होगा R5 माइनस R4। ठीक होगी बात ये। जी बच्चों एक शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है बड़ा आसान, वो इसके ऊपर बेस करता है, ये जरा देख लीजिएगा। ये इक्वेशन 1 पे वो शॉर्ट क्वेश्चन आता है, हाउ डू यू कम टू नो दैट इलेक्ट्रॉन नियरर टू द न्यूक्लियस हैव अ ग्रेटर वेलोसिटी। ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा कि वो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के करीब है उसकी वेलोसिटी काफी ज्यादा है। तो आपको पता है दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है कि वेलोसिटी जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शन किसके है, रेडियस के। यानी स्मॉलर द रेडियस ग्रेटर विल बी द वेलोसिटी, ग्रेटर द रेडियस स्मॉलर विल बी द वेलोसिटी। जब स्मॉलर रेडियस है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस के करीब तरीन है। This equation show that radius and velocity square are inversely proportional to each other, which means that smaller the radius, greater will be the velocity. Greater the radius, smaller will be the velocity. So therefore, we can say that electron nearer to the nucleus will have a greater velocity. जी बच्चों क्लियर होगी। होप सो आपने ये एंजॉय किया होगा लेक्चर। ठीक है, इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ भी रजू करते हैं। जज़ाकुमुल्लाह, थैंक यू।